हेलो हेलो हेलो। चलिए बच्चों, फिर से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करेंगे। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है आप तक? जस्ट इन्फॉर्म मी, माय वॉइस इज क्लियर? हेलो एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड, मुझे ही देखना पड़ेगा। वॉइस आ रही है क्या मेरी? एक बार कंफर्म करिए, जल्दी से बता दो वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए, ऑडियो वीडियो सब ओके है? फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी। सो आज हमें फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट पढ़नी है वन शॉट वीडियो में, है ना? चलिए जी, पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। सभी 5 मिनट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास को ज्वाइन करेंगे विद इन 5 मिनट। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। पांच मिनट में सभी बच्चे क्लास अटेंड करेंगे। 5 मिनट में। अभी फिर से बैक चला जाना है। चलिए 5 मिनट का इंतजार करते हैं, फिर क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि इसमें होता क्या है। चलिए, सही है, सब कुछ सही है बिल्कुल। चलो तो फिर स्टार्ट करें। बिल्कुल करते हैं। सो यूनिट फर्स्ट बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर की फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी बीच में ही बहुत सारा इश्यू हो गया था जिसके कारण लाइव क्लास बीच में बंद हो गई, बट डोंट वरी, लाइव क्लास बंद हुई है, पढ़ना बंद नहीं हुआ है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे अब भी। चलो आइए, कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे नर्वस सिस्टम पे। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? तो हमने बोला नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज योर बॉडीज कमांड सेंटर। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक तरीके से कमांड सेंटर है, क्योंकि ये सभी के सभी ऑर्गन्स को क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बॉडी के अदर सिस्टम्स है, उनको ऑर्डर दे रहा है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, सबको ऑर्डर दे रहा है। कौन देता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है ये। और नर्वस सिस्टम में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें भाई साहब वीवीआईपी लोग रहते हैं। कौन है वीवीआईपी लोग? आपका ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस नर्वस सिस्टम के अंदर है। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम कमांड सेंटर कहलाता है ना? आओ, originating from your brain, it controls your movement, thoughts, automatic responses to the world around you। तो इस नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है? ये इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है? ब्रेन प्रेजेंट है। अब वो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन से हम सोचते हैं, ब्रेन से ही हमारी मूवमेंट हो रही है, सभी के सभी कामों को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, एवरीथिंग कंट्रोल थ्रू द ब्रेन। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ भाई, सभी बच्चे, जितने बच्चे यहाँ ज्वाइन थे सब लोग आने चाहिए। ऐसे मजा नहीं आएगा इतने इतने से बच्चों से, हैं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। कितने? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन? कौन कौन? सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इन दोनों को छोड़ के बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी पीएनएस के अंदर करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये बातें कर ली थी। अब हमने सेल्स की भी बहुत सारी बातें की थी। तो सेल्स में, नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
कौन कौन सी सेल्स है उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले सेल्स के टाइप कितने होते हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स 2 टाइप की होती हैं। पहला टाइप क्या है, एक्साइटेबल सेल्स। दूसरा टाइप क्या है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स। तो नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है, एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल। एक्साइटेबल के अंदर कौन सी सेल आ जाएगी, न्यूरॉन्स। एक्साइटेबल के अंदर न्यूरॉन सेल्स, और नॉन एक्साइटेबल के अंदर कुछ और सेल्स आती हैं जिनके नाम हमें आगे पढ़ने हैं। तो नॉन एक्साइटेबल सेल्स के अंदर आ जाती है 4 सेल्स। कितनी, 4 सेल्स आ जाएंगी। उन चारों सेल्स को हम न्यूरोग्लियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हो, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये नर्वस सिस्टम के अंदर 50% से भी ज्यादा होती हैं। 50% से भी ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज अ स्पेशल सेल नर्वस सिस्टम का, ये स्पेशल सेल है। और नर्वस सिस्टम में जो बेसिक यूनिट है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, एक घर बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये बताइए। सबसे बेसिक, एक घर अगर हम बना रहे हैं तो हमें सबसे बेसिक के वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, मस्ट कंपलसरी है। तो वो किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बोलेंगे जल्दी। तो हमें लगता है घर बनाने के लिए सबसे बेसिक थिंग इज ईट, ब्रिक्स जिसे बोलते हैं ना। तो उन ईंटों के बिना घर तैयार ही नहीं हो सकता। चाहे आप सीमेंट ले आओ, रेत ले आओ, या फिर और कुछ ले आओ, अगर ईंट नहीं होंगी तो आपका घर बनेगा नहीं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर सेल्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी भी नहीं होगी। अगर बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है, बॉडी में लिक्विड प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, लेकिन अगर सेल्स ही ना हो तो बॉडी, ना तो आप अच्छे से खड़े रह पाओगे, खड़ा होने की तो दूर की बात है, कोई बॉडी का ऑर्गन ही नहीं बनेगा। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ बोल सकते हैं, या ह्यूमन बींग्स बोल, किसी की भी, एनिमल्स की भी, जिसकी भी, जो भी है जीवित प्राणी जो भी हैं, सबकी बेसिक यूनिट सेल है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स हैं जिनमें बेसिक्स यूनिट सभी सिस्टम्स में अवेलेबल है। तो यहाँ नर्वस सिस्टम में बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। बात सही है भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनको बताओ यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, 1 शॉट वीडियोस चल रही हैं। कब बताओगे, पहले खुद पढ़ना चाहते हो, हैं। आइए, नर्वस न्यूरॉन की बात हो गई। न्यूरॉन इज अ एक्साइटेबल सेल, और जो 4 सेल्स हैं वो नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्साइटेबल क्या है, नॉन एक्साइटेबल क्या है। एक्साइटेबल का मतलब, अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपकी ट्रेन की टिकट फिक्स हो चुकी है कि मुझे फलाना डेट में कहीं घूमने जाना है। तो उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको एक एक्साइटमेंट होगी वहां जाने की, कहीं भाई मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मैं अच्छा मस्त वहां कपड़े पहनूंगा, मस्त फोटो खींचूंगा, मस्त यहाँ घूमूंगा। तो उस चीज की एक्साइटमेंट हो रही है, आपको फील हो रहा है एक्साइटमेंट। लेकिन जब आप घूम लिए, सारी चीजें हो गई, अब फिर आपको एक सैड वाली फीलिंग आएगी, भाई मैं 2-4 दिन और रुक जाता, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो जो घूमने जाने वाली सिचुएशन थी, वहां पे जो आपको एक्साइटमेंट हो रही थी, वो सारी एक्साइटमेंट इन सेल्स के थ्रू होएगी। तो एक्साइटमेंट का मतलब, जो आप खुश हो रहे हो, जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं एक्साइटमेंट के कारण, वो सब के सब न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। तो एक्साइटेबल सेल्स में यहाँ पर खुश, आप दुखी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वो सारा का सारा एक्साइटेबल सेल्स के द्वारा होगा। लेकिन नॉन एक्साइटेबल सेल्स में ऐसा नहीं है। नॉन एक्साइटेबल सेल्स को एक पर्टिकुलर काम दे रखा है कि भाई तुझे ये काम करना है, इसके अलावा तेरा कोई काम नहीं है। मान लो ये 4 सेल है, चारों सेल्स को अलग अलग काम करने को दिया गया है कि तुझे भाई इस काम को ही करना है, तुझे और कोई काम करना ही नहीं।
अब चाहे खुशी हो, गम हो, आपको शौक लग गया हो, उस इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इनको बहुत फर्क पड़ेगा। आप अगर खुश हो रहे हो तो आपको हैप्पी हैप्पी फील होता है, दुख हो तो आप रोना चालू कर देते हो। तो ये एक्साइटमेंट है, तो वो इन सेल्स के थ्रू होगा। ये क्या करते हैं, इन न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्सेस जनरेट होती हैं, दीज आर द इंपल्सेस। तो इन न्यूरॉन्स में इंपल्सेस जनरेट होती हैं, और ये न्यूरॉन्स, ये जो आपकी सेल्स है, इनका वर्क फंक्शन डिसाइडेड है कि तुम्हें भाई ये काम करना है ना, तो इनको डिसाइड करके रखा है। बोलो कोई दिक्कत हो तो, बैक नहीं जाना भाई, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलेंगे भाई। शेयर नहीं कर रहा है आप लोग, मुझे लग रहा है शेयर कर दो। ऐसे कैसे बात कर दी आप लोग ने, शेयर नहीं करे सेशन को। आगे आ जाते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। चलो भाई, नॉन एक्साइटेबल सेल, नॉन एक्साइटेबल सेल्स में आगे आ जाओ। 4 तरीके की सेल्स है नॉन एक्साइटेबल में, 4 तरीके की सेल्स है, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो ये 4 तरीके की सेल्स होती हैं नॉन एक्साइटेबल के अंदर। अब आ जाओ, एक एक करके पढ़ते हैं। एपेंडाइमल कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन ब्रेन, वेंट्रिकल्स, सेंट्रल कैनाल एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो एपेंडाइमल सेल्स है वे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में, वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल कैनाल में। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, एपेंडाइमल सेल। अब ये एपेंडाइमल सेल की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। एपेंडाइमल सेल का वर्क फंक्शन क्या है भाई, शॉर्ट में चलते हैं नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। एपेंडाइमल सेल का काम है CSF फ्लूइड रिलीज करना, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज करना। क्लियर, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम लोग आज। माइक्रोग्लियल सेल्स का क्या काम है, ये कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उसको एनगल्फ कर ले, ऐसे पकड़ लेगा, तो ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को घुसने नहीं देता। एज अ इम्यूनिटी ये काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम की तरह ये आपके ब्रेन में काम कर रहा है। मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटिक, तो मैक्रोफेज का मतलब है ये बड़ी चीजों को एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, आगे आ जाओ। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स क्या है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टार फिश की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, एस्ट्रोसाइट सेल्स की है। एस्ट्रोसाइट, ये आप खुद पढ़ लेना, छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं बताऊं, बस इसका वर्क फंक्शन में बता दूं। एस्ट्रोसाइट सेल्स का क्या काम है, दिस इज योर ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये आपकी एस्ट्रोसाइट सेल्स है, और ये न्यूरॉन्स है। अब यहां समझो, न्यूरॉन्स मतलब मान लो ये ब्रेन है आपका, न्यूरॉन, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना, और ये आपकी ब्लड वेसल्स है। अब हम भाई मेडिसिन भी लेंगे तो वो ब्लड के साथ घुल के ब्लड में, तभी तो बॉडी के हर लोकेशन पे पहुंचती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू तो पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ पर कोई भी अगर बैक्टीरिया, जो भी ब्लड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ भी आयंस हैं, उन सभी को ये एंट्री नहीं देती है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन है VIP आदमी। तो ये एस्ट्रोसाइट सेल इज अ BBB, BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, एज अ ब्लड ब्रेन बैरियर ये काम कर रही है। कैसे, दिस इज द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर आने देगी, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को इस ब्लड में से लेगी और कुछ चीजों को ही अंदर आने देगी ब्रेन के। तो ये भी एक तरीके से चौकीदार का ही काम कर रही है भाई, कुछ चीजों को अंदर देख देख के जो चीज ब्रेन के लिए अच्छी है उसको अंदर आने देगी, बाकी को नहीं। तो दिस इज द सेलेक्टिवली परमेएबल, ये कुछ चीजों को एंट्री देगी ब्रेन में और बाकियों को नहीं देगी, है ना। आओ आगे, स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स,
स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का क्या काम है? इनका काम है माइलिन शीट बनाना। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये पूरी की पूरी एक्सोन है, और इसके ऊपर जो ये ब्लू कलर की कवरिंग चढ़ी हुई है, दिस इज द माइलिन शीट, है ना। तो माइलिन शीट आपकी कौन बना रहा है? स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। स्वान सेल पीएनएस के लिए काम करती है, पीएनएस पे माइलिन शीट बनाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस पर माइलिन शीट बनाती है। बात समझ में आ रही है? स्वान सेल पीएनएस के लिए माइलिन शीट बना रही है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस के लिए माइलिन शीट बना रही है। चलिए, बाकी आप समझदार हो, सारी थ्योरी यहां पे पढ़ सकते हो। आओ, जस्ट अ सेकेंड, आ जाओ भाई। पढ़ना नहीं है क्या आप लोग ने? पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? चलो, अब आ जाते हैं हम एक्साइटेबल सेल्स पर। नॉन एक्साइटेबल की कहानी खत्म। एक्साइटेबल सेल में कौन आ रहा है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन आपका क्या स्पेशल सेल है, तो इस यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूरॉन। आपको सभी को न्यूरॉन्स आना ही चाहिए, हर एक बच्चे पे न्यूरॉन बनाना भी आना चाहिए। तो ये है आपके न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, और न्यूरॉन में दिस इज द डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, ये बीच में न्यूक्लियस, ये लंबा सा एक्सॉन, और ये है आपकी माइलिन शीट, है ना। और ये है स्वान सेल। स्वान सेल ही माइलिन शीट बनाती है। तो यहाँ बीच में जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये है आपकी स्वान सेल जो कि माइलिन शीट को बना रही है। अब यहाँ आगे पहुंच जाओगे एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग, और ये बीच में जो ये गोले गोले हैं, व्हाट इज दिस? यह जंक्शन है, साइनेप्टिक जंक्शंस। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स कलेक्ट हो जाते हैं। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं पढ़ा है यूनिट फर्स्ट का, तो पहले आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी ये, क्योंकि हम फास्ट चल रहे हैं, चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं, तो आपको पुराने लेक्चर्स देख के समझना पड़ेगा। और जो बच्चा पढ़ चुका है ऑलरेडी सारी चीजें, तो भाई रिवीजन उसके बहुत काम आने वाला है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ स्पेशल सेल, और ये neurons are responsible for sending the receiving neurotransmitter chemicals that carry information between brain cells। तो जो न्यूरॉन्स है, इन डेंड्राइट्स के द्वारा, ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। इन डेंड्राइट्स पर स्टिमुलस आकर के यहां पर कलेक्ट होता है। ये है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस डेंड्राइट्स पर आकर चिपकने की कोशिश करता है, क्योंकि डेंड्राइट्स पर क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइट्स पर प्रेजेंट है रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं? ये स्टिमुलस को कैरी करते हैं, और इन रिसेप्टर के थ्रू जो स्टिमुलस है वो सेल के अंदर एंट्री करेगा। तो न्यूरॉन का क्या काम है? अब न्यूरॉन का काम समझो। न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। इंफॉर्मेशन क्या है? ये स्टिमुलस। तो न्यूरॉन स्टिमुलस को कैरी करेगा। स्टिमुलस को इसने ले लिया। अब यहाँ पर जो मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस, इसको स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा कि भाई क्या स्टिमुलस आया है। डिटेक्ट करने के बाद रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब ये स्टिमुलस इसने डिटेक्ट कर लिया, तो न्यूरॉन ने रेस्पॉन्स जनरेट किया। ये जो रेस्पॉन्स इसने जनरेट किया, दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस। अब ये नर्व इम्पल्सेस इस लंबे से एक्सॉन के थ्रू होते हुए आगे बढ़ती है, और ये इंफॉर्मेशन फिर आगे बॉडी तक जाती है, या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। तो बेसिकली हम न्यूरॉन का क्या काम बोल सकते हैं? न्यूरॉन का काम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रही हैं। नर्व इम्पल्सेस बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बोल सकते हो, या एक्शन पोटेंशियल बोल सकते हो। बहुत सारे इसके नाम हैं, तो किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हो। याद रखने के तौर पे कुछ भी आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज कर लेना। आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे।
कमेंट कोई कर नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहे मुझे, क्या बात हो रही है? थोड़े ज्यादा से बच्चे ज्वाइन हो, सब बच्चे गए कहाँ? आओ आगे, आगे आ जाते हैं। न्यूरॉन के बाद टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कितने टाइप है? तो हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के बेस पे। भाई पहले स्टार्टिंग में कैसा था, फिर धीरे 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 कैसा, हमें अब एग्जैक्टली न्यूरॉन पता है। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिपोलर पर। यूनिपोलर न्यूरॉन कैसा था? तो यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक सेल बॉडी थी और एक्सोन था, बाकी कुछ नहीं था। इन अर्ली एम्ब्रियो ऑफ वर्टेब्रेट, यहां पर स्टार्टिंग वाले बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये जो न्यूरॉन वो कैसा दिखता है, वो यूनिपोलर दिखता है। तो यूनिपोलर में स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? एक एक्सोन रहेगा, एक सेल बॉडी रहेगी, ये है आपका यूनिपोलर। क्लियर? अब दूसरा है एपोलर। एपोलर में ओनली सेल बॉडी रहेगी। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा है आपका बाइपोलर। बाइपोलर में एक एक्सोन है, एक सेल बॉडी है, एक डेंड्राइट्स है। यहां पे डेंड्राइट्स लिख लेना, डेंड्राइट्स, इसको हम बोल रहे हैं बाइपोलर। अब आ जाते हैं स्यूडोपोलर पे। स्यूडोपोलर कैसा होता है? स्यूडोपोलर स्टार्टिंग में, मतलब ये पहले तो बनता है एपोलर की तरह, जो आपका हमने पीछे पढ़ा, ये यूनिपोलर है, सॉरी, यूनिपोलर की तरह बनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये कैसे में बदल जाता है? ये बाइपोलर नेचर में बदल जाता है। तो स्यूडोपोलर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की आपको दिखती है। एक सेल बॉडी है, पहले ये बदलने की कोशिश कर रहा था यूनिपोलर में, है ना, और फिर ये बदल काय में गया? बाइपोलर में। ये बाइपोलर है, फिर ये बाइपोलर में बदल गया। इसके पास एक डेंड्राइट है, एक एक्सोन है और एक सेल बॉडी है, तो इसको हम स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये क्या है आपका? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर जो हम एग्जैक्ट न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इस तरीके का। मल्टीपोलर में भाई इसमें डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी इसमें। कंप्लीट न्यूरॉन जो अब हम पढ़ रहे हैं वो, उसको हम मल्टीपोलर बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इसमें देखो, एक्सोन जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल पार्ट में बहुत सारे टर्मिनल है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, यहां सिर्फ एक एक है, एक एक है। हाँ जी, ये वीडियो डिजिटल कोर्स में मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, परेशान ना होइए। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। अब न्यूरॉन को माइलिन शीट के बेस पे डिवाइड करें तो दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, एक आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये पीटी पूरी ही खराब हो रही है क्या? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो नाम से ही मालूम चल रहा है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन मतलब जिसपे यहां पर कोई भी माइलिन शीट नहीं बन रही, बिल्कुल प्लेन है, ये सिर्फ एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है माइलिन शीट की, तो उसे हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। और माइलिनेटेड भाई इस पे माइलिन शीट की कवरिंग चढ़ी हुई है, इसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। अब माइलिनेटेड में अगर इसको हम और जूम करके देखें तो आपको कुछ इस तरीके की इस पे कवरिंग चढ़ी हुई मिलती है। एक पेज लेना और इस पेज को ऐसे रैप करते जाना, रैप करते जाना, तो रैप, ये वही वाली स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो रैपिंग है यहाँ, ये बीच में क्या है? ये तो एक्सोन हो गया। अब एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीट इस तरीके से चढ़ी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो जो ये स्ट्रक्चर है ऐसी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है, जैसे ही ये शीट की डायमीटर बड़ा हो रहा है, तो अगर डायमीटर बड़ा है
तो माइलिन शीट उस पर चढ़ी हुई है, लेकिन अगर डायमीटर छोटा है तो यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी, माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी। तो बीच बीच में आप यहाँ देख पा रहे हो कि हर माइलिन शीट के बीच में ये गैप है, ये गैप है, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये लो, ये लो, ये इसी कारण से ये गैप है कि जो बीच में सरफेस एरिया है वो कम हो गया है, और जैसे जैसे माइलिन शीट दूर जा रही है तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो इस पर तो कवरिंग चढ़ी हुई है, लेकिन एक्सोन के जस्ट पास में आके यहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती है। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जाता है तो बहुत फास्ट वर्क करता है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्विक रेस्पॉन्स देते हैं, लेकिन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन स्लो रेस्पॉन्स देते हैं, बहुत आराम आराम से चलते हैं, है ना। जैसे हम अगर दो बंदे खड़े कर दे, एक बंदे को बोले तुम्हें पैदल पैदल 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दूसरे को बोले तुम्हें भाग के या तुम्हें जंप कर करके दूरी तय करनी है, जल्दी कौन भागेगा? ऑब्वियसली जो भाग रहा है वो। तो यहाँ पर जिस पर माइलिनेटेड होता है उसमें इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जंप कर करके आगे बढ़ते हैं इन नोड ऑफ रेनवेयर के कारण। जहां बीच में माइलिन शीट नहीं है तो वहां से जंप करती है, तो जैसे ही जंप करेगी तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देती है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन माइलिनेटेड में ऐसा नहीं होता, ये स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर? आगे आओ। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे अगर हम न्यूरॉन को डिवाइड करें तो कैसे आप इसको डिवाइड करोगे? ऐसे करेंगे, ये हमारा CNS मतलब आपका कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, ओके ब्रेन है, ये है रिसेप्टर, ये है इफेक्टर। रिसेप्टर मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस आया और जैसे ही स्टिमुलस आया ये किसके पास जाता है? ये ब्रेन के पास जाता है। भाई यहाँ मैंने चिमटी काटी या यहाँ मेरा जल रहा है, यहाँ जल चुका है, और ये जलने वाली जो इंफॉर्मेशन है ये भी स्टिमुलस ही कहलाएगी। ये स्टिमुलस ब्रेन के पास जाएगी और ब्रेन उसका रेस्पॉन्स देगा। यहाँ इस स्टिमुलस को हम रिसेप्टर, इफेक्टर, सेंसरी नर्व के द्वारा, इनके द्वारा ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। ब्रेन उसका रेस्पॉन्स जनरेट करता है, उसके रेस्पॉन्स में ये इफरेंट, इफेक्टर या मोटर नर्व के द्वारा ये रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ये फंक्शन के बेसिस पे है। जो सेंसरी नर्व हैं, एफरेंट बोल सकते हो, रिसेप्टर्स बोल सकते हो या सेंसरी बोल सकते हो। तो इनका काम क्या है? स्टिमुलस को लेकर के आना ब्रेन के पास, और जो इफरेंट है, इफेक्टर है, मोटर है, इनका क्या काम है? इनका काम है ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी तक लेकर के जाना, मतलब इफेक्टर तक लेके जाना। क्लियर? ये है आपका फंक्शन के बेस में न्यूरॉन का डिवाइडेशन। आगे ये स्ट्रक्चर भी आप देख लो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कहां तक लेके जाएगा? ये बोलो मुझे। है सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक लेकर के जाएगा। अब कंट्रोल सेंटर उसको रेस्पॉन्स देगा, मोटर न्यूरॉन उस रेस्पॉन्स को लेकर के आएगी और बॉडी को देगी। क्लियर? चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे नर्व फाइबर्स पे। नर्व फाइबर्स क्या है ना? अब नर्व फाइबर्स को समझेंगे। नर्व फाइबर्स आर मेड अप ऑफ एक्सोन एंड गिलियल सेल। नर्व फाइबर्स एक्सोन और गिलियल सेल से मिलकर के बने हुए हैं। Their structure is different in the central and peripheral nerve system. इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से थोड़ी डिफरेंट है। इन बोथ सिस्टम दे कैन बी आइदर माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। जो नर्व फाइबर्स हैं वो माइलिनेटेड भी हो सकते हैं या फिर नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, उसको हम अनमाइलिनेटेड भी बोल सकते हैं। The myelin sheet consists of lipoprotein in which glutacerebroside proves predominant। अब यहाँ पर जो आपकी माइलिन शीट है वो कैसी होती है? लिपोप्रोटीन।
कैसी? लिपोप्रोटीन। नर्व फाइबर्स पे आओ तो नर्व फाइबर्स की आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, इस तरीके की। अब इस स्ट्रक्चर को समझो, ये आपकी नर्व है। अब इस नर्व के अंदर हम जूम करके जाए तो ऐसे बैग्स बने हुए हैं, ऐसे बैग्स बने हुए हैं, ये देख लो। इन बैग्स को क्या बोलते हैं? इन बैग्स को बोलते हैं फेसिकल्स। क्या बोलते हो? फेसिकल्स। एक बैग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, सॉरी जो आपके एक्सोन है और गिलियल सेल्स है वो प्रेजेंट है। लुक, अब देखो एक्सोन प्रेजेंट है। अब इस फेसिकल के, एक फेसिकल को हम उठा रहे हैं, एक फेसिकल को जैसे ही हमने जूम किया तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो इसमें एक्सोन प्रेजेंट है। एक्सोन कुछ माइलिनेटेड होंगे और कुछ नॉन माइलिनेटेड होंगे। तो जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये कैसी है? दिस इज द माइलिनेटेड स्ट्रक्चर। ये माइलिनेटेड एक्सोन की स्ट्रक्चर है। यहां पर इस फेसिकल के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे एक्सोन प्रेजेंट है। कंप्लीट न्यूरॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि जो नर्व फाइबर्स हैं वो सिर्फ एक्सोन और गिलियल सेल से मिलकर के बनी हुई है, तो कंप्लीट न्यूरॉन तो आएगा ही नहीं, उसमें ना न्यूक्लियस आएगा। जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस स्टिमुलस के आने के बाद निकली है, नर्व इंपल्सेस निकली है, उनकी ये बात हो रही है। अब ये नर्व फाइबर्स में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसमें सिर्फ एक एक्सोन नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्सोन्स हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से इन फेसिकल्स के अंदर एक्सोन्स भरे हुए हैं, अनमाइलिनेटेड या फिर माइलिनेटेड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज द माइलिनेटेड एक्सोन, और कुछ यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड एक्सोन भी है। तो नर्व फाइबर के अंदर दोनों तरीके के एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? बिल्कुल। आओ आगे, आगे आ जाए। चलिए, तो सबसे पहली बात, नर्व फाइबर को क्लासिफाई करा गया है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रेशंस या फिर डायमीटर एंड कंडक्शंस ऑफ इंपल्सेस। तो इन 6 तरीके से नर्व फाइबर को क्लासिफाई किया गया है, कंडक्शन के बेस पे, डायमीटर के बेस पे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे किस तरीके से इसको देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इट इज नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीट। जो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं वो माइलिन शीट के द्वारा कवर्ड नहीं होते। यहाँ स्ट्रक्चर में देख लो, ये आपकी नॉन माइलिनेटेड एक्सोन और माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इट हैज माइलिन शीट। स्ट्रक्चर के बेस पे, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे अगर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ऐसे एक्सोन जिस पर माइलिन शीट नहीं है उनको नॉन माइलिनेटेड, ऐसे एक्सोन जिस पर माइलिन शीट है उनको माइलिनेटेड। स्ट्रक्चर के बेस पे पता कर लिया। आगे आओ, ओरिजिन के बेस पर हमें पता करना है। तो जो ओरिजिन, अरे व्हाट इज दिस, ओरिजिन के बेस पे आपको इस स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा कहां से ये नर्व्स पैदा हुई। अगर आपने नर्व्स के बारे में पढ़ा है व्हाट इज नर्व्स, तो हमने बोला नर्व्स 2 तरीके की होती हैं। नर्व 2 तरीके की होती है, एक है आपकी क्रेनियल नर्व, कौन सी? क्रेनियल नर्व, और दूसरी क्या है? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? क्रेनियल नर्व्स मतलब आपके ब्रेन में सीएनएस पार्ट में जितनी नर्व्स हैं वो होती है 12, और ये हमेशा पेयर में होती हैं। कैसे जी? पेयर में। और जो स्पाइनल है, स्पाइनल कोड में जितनी नर्व्स हैं 31 पेयर में स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, 31। अब पूछा कि ओरिजिन के
बेस पे नर्व फाइबर को क्लासिफाई किया गया। तो हम लिख सकते हैं कि ब्रेन से जो निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल से जो निकल रही हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं। सबकी अलग अलग नाम भी हैं, तो धीरे धीरे वो भी पढ़ने हैं। अभी बस ओरिजिन के बेस पे देखो तो ये कहां से निकली, ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट हुई है, वहां से निकली है ना। आगे आओ। फंक्शन के बेस पे भी सीधा है। सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर के जाएगी और मोटर नर्व इंफॉर्मेशन को बॉडी तक लेकर के आएगी। तो सीधी बात यह है, जो इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक लेकर के जा रहा है, ब्रेन तक, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और जो ब्रेन से बॉडी तक लेकर के आ रहा है उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। क्या बोलते हो, मोटर नर्व्स। तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि इसके हाथ पर कुछ जली हुई मोमबत्ती लग जाती है, तो जो इंफॉर्मेशन है, जलने की इंफॉर्मेशन, वो जाएगी सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में। अब ब्रेन उसको डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, वहां से रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। उस रेस्पॉन्स को ये मोटर नर्व्स लेकर के आएगी। अब रेस्पॉन्स क्या आया कि भाई हाथ हटा जल्दी, तो यहां से जो रेस्पॉन्स आया तो हाथ हटा लिया गया, राइट। आगे आ जाओ। तो अब आते हैं नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन। नर्व फाइबर्स की क्लास, अरे दिमाग चल गया मेरा, है सॉरी। तो यहां फोर्थ है डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ओके। सोमैटिक नर्व फाइबर विच सप्लाई टू स्केलेटन मसल्स ऑफ द बॉडी। जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स हैं वो मसल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यहां स्ट्रक्चर देखो, यहां पर दो चीजें होती है, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो रहा है, एक ऑटोमेटिक वाला, एक हम खुद करते हैं। भाई मैं भी हाथ उठा लूं तो ये मेरी मर्जी से ही तो हुआ, मेरे अंदर जो ऑर्गन्स है उनकी मर्जी नहीं चली, इसमें चली मेरी मर्जी और मैंने हाथ उठा लिया। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अपनी मर्जी चलाते हैं और हमारी इस पे कुछ नहीं चल सकती। जैसे हमारा हार्ट का काम पंपिंग का है, क्या उसको आप रोक दोगे पंपिंग करने से? जिस दिन रोक दिया उस दिन सीधा भगवान जी के पास, गायब, है ना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अगर नर्व फाइबर्स को डिवाइड करें तो जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स हैं वो आपकी स्केलेटन मसल्स पर जाकर एक्ट करेगी। स्केलेटन मसल्स मतलब ये हमारी हाथों की, पैरों की, जिस पर हमारा कंट्रोल है, वॉलेंट्री मसल्स पर जाकर के सोमैटिक नर्व फाइबर्स एक्ट करती हैं। लेकिन ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक स्मूथ मसल्स पर काम करेंगे। समझ में आ रहा है, स्मूथ मसल्स पर वो काम करने वाले हैं और स्मूथ मसल्स पर हमारा कोई कंट्रोल चलता नहीं। तो स्मूथ मसल्स दो तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक ऑटोमेटिक और एक सोमैटिक। अगला आ जाओ, ये यहीं पे देख लो, ऑटोमेटिक नर्व फाइबर्स। ऑटोमेटिक नर्व फाइबर में हमारे बस में कुछ नहीं है, सारा काम इनवॉलेंट्री तरीके से चलेगा। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है उस पे। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर में ये आपको कोई ट्यूब दिख रही है और इस ट्यूब से कुछ ना कुछ जा रहा होगा। या मान लो हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल अभी हमने हार्ट का लिया था तो हार्ट का ही ले लो। स्मूथ मसल्स पर वर्क कर रहा है। स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो जो ऑर्गन्स ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं उनके कंट्रोल में, बस वो अपना काम करते रहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक में स्केलेटन मसल्स फाइबर्स होती हैं और स्मूथ जो ऑटोनोमिक है
ऑटोनॉमिक में ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स होती हैं, ठीक है। ये कहाँ एक्ट कर रही है, विच सप्लाई इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर वर्क कर रही है। आगे आ जाओ, डिपेंडिंग अपॉन सीक्रेशन, सीक्रेशन के बेस पर इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ए एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स, एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स आ जाओ, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स आ जाओ। तो यहाँ दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब आप बोलोगे कि ये भाई न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, उसको भी समझेंगे। एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, an adrenergic nerve fiber is a neuron for which the neurotransmitter is either adrenaline, epinephrine, non-adrenaline और dopamine। जो एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स। तो यहां पर हम सिक्रेशन के बेस पे क्या सीक्रेट हो रहा है, एडिनर्जिक क्या रिलीज कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। आगे आगे भी लिखा हुआ है कुछ। जो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो कहां पर एक्ट करते हैं और कौन से रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ठीक है। आओ आगे, ये आप एक स्ट्रक्चर देख लो, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे ये बताओ। ये आपका कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है, ये आपका एडिनर्जिक नर्व फाइबर है। एडिनर्जिक में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होंगे नॉन एपिनेफ्रिन, ये नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, और कोलिनर्जिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन से हैं, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है। आगे आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में है, डीप पढ़ना है तो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, एक एक पॉइंट डीपली पढ़ाया हुआ है। तो जितने भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं लेक्चर को, पहली बार ही हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है पहले पुराने लेक्चर्स डीप वाले देख लो, दिस इज द रिवीजन सेशन, है ना। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग ही चलेगा ये, कभी बोलो कि बस मैम ने क्या ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आ जाओ, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर और कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस, डायमीटर के बेस पर के पाइप, जो नर्व फाइबर का नर्व क्या होता है, एक पाइप की तरह तो होता है, पाइप ही तो है, तो वहां पे उस पाइप के डायमीटर, उसके साइज के हिसाब से वहां पर नर्व इंपल्सेस किस तरीके से फ्लो कर रही है। तो यहाँ डायमीटर एक मोटा है, उससे पतला है, उससे पतला है, उससे पतला, तो जितना बड़ा डायमीटर उतने तेजी से आपके नर्व इंपल्सेस आगे बढ़ेंगे, जितना छोटा डायमीटर उतने बिल्कुल स्लो तरीके से नर्व इंपल्सेस आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डायमीटर और कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस का मतलब जो इंपल्सेस आगे फ्लो कर रही हैं, जो आपके एक्सोन से नर्व इंपल्सेस जा रही है, उसी वो किस फ्लो से जा रही है, तेज जा रही है, स्लो जा रही है, मीडियम जा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। तो डायमीटर के अकॉर्डिंग जितना बड़ा डायमीटर उतने फास्ट नर्व इंपल्सेस आगे जाएंगे, उतने फास्ट तरीके से कंडक्शन होएगी, है ना। आगे आओ, ओहो, अब जो हम बात कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर, हमने एडिनर्जिक से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे, अभी हम नर्व फाइबर्स की बात कर रहे थे, तो नर्व फाइबर में एडिनर्जिक नर्व फाइबर से हमने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करे थे, कोलिनर्जिक से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे थे। एडिनर्जिक से कौन से रिलीज करे हैं, बोलो बोलो, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये सब एडिनर्जिक के न्यूरोट्रांसमीटर्स है। जो आपके कोलिनर्जिक के हैं वो कौन है, एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब समझोगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या है, नर्व इंपल्सेस क्या है, साइनैप्स क्या है, सब पढ़ लेंगे आज हम, छोड़ने वाले नहीं है कुछ भी, ठीक है। आओ, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, यहां पर इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी दो वर्ड आ रहे हैं।
इरिटेबिलिटी का मतलब इट इज प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन बाय विच इज रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस एंड चेंजेस इट इनटू इम्पल्सेस। इरिटेबिलिटी का मतलब जब स्टिमुलस न्यूरॉन पे आएगा और फिर जो चेंजेस होंगे उसको हम इरिटेबिलिटी बोलेंगे। अब कंडक्शन का मतलब conductivity is the property of neuron by which is transmit impulses to the muscles gland or other neuron। कंडक्टिविटी का मतलब जो नर्व इम्पल्सेस रिलीज हो रही हैं, जो भाई जो आपका न्यूक्लियस है जो रिलीज कर रहा है नर्व इम्पल्सेस को, किस फ्लो से कंडक्ट किए जा रहे हैं उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, आप मैम हो, लगता तो ऐसे ही है? सर बोल लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आओ आगे। अब आते हैं हम आयंस चैनल पर। आयंस चैनल अभी नहीं पढ़ते, अभी पीछे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक डायग्राम से हम समझेंगे। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो जो आपका नर्व इम्पल्सिस है वो किस तरीके से फ्लो करेंगे, तो यहाँ पहले हम बना लेते हैं एक एक्सोन का डायग्राम। तो दिस इज द एक्सोन। लंबा सा होता है, हाँ जी लंबा सा होता है। अब एक्सोन पर चलो, ये एक लंबा सा ही हमने इधर भी बनाए हुए हैं सारे के सारे, तो इधर ही समझ लेते हैं। इन पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आयंस चैनल बोलते हैं। तो ये आयन चैनल्स हैं। एक आयन चैनल का नाम है सोडियम चैनल, एक का नाम है पोटेशियम चैनल। तो बेटा जी लाइट चली गई है तो 2 मिनट रुक जाओ, ये बड़ा समस्या है लाइट जाने की। लाइट जाने के कारण तो 6 बजे क्लास नहीं हो पाई, ये बड़ी दिक्कत है, बस दिमाग खराब करने वाली दिक्कत है। 2 मिनट का वक्त दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। हो जाओ जल्दी, चालू हो जाओ। वाहिद अली बेटा, ये 1 शॉट ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? हैं 1 शॉट नहीं है तो और क्या है ये? बच्चों को दिखा दिखा के भी क्या ही बताऊं मैं, समझ में नहीं आता मुझे। इतना फास्ट आपको पढ़ाया जा रहा है तो 1 शॉट नहीं तो और क्या है? अरे हो जाए यार ओपन तुम भी। चलो 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 आगे आ जाओ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नर्व इम्पल्सिस की। नर्व इम्पल्सिस क्या होता है? पेन ले लूं, 1 मिनट रुको भाई। पेन भी तो बस गड़बड़ घोटाला कर रहा है हमारे साथ। ठीक है आ जाओ। तो बेटा जी मैंने बोला ये आपकी एक्सोन है, ये क्या है? एक्सोन। अब इस एक्सोन की मेम्ब्रेन पर कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने कुछ आयन चैनल्स बना लिए। इन आयन चैनल को हम बोलते हैं लीकी चैनल्स, जो हर वक्त चाहे स्टिमुलस आए या ना आए हर वक्त लीक होते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं लीकी चैनल्स। इसका नाम है सोडियम चैनल, इसका नाम है पोटेशियम चैनल। लीकी चैनल है जिससे सोडियम अंदर आ रहा है और इससे पोटेशियम बाहर जा रहा है। कोई दिक्कत? लीकी चैनल में ये हर वक्त चलते ही रहते हैं। अब यहाँ और चैनल्स बने हुए हैं। एक चैनल बना हुआ है
जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये लीजिए, ये हम बना लेते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। तो एक से सोडियम अंदर आएगा, एक से पोटेशियम बाहर जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बंद है। ये वोल्टेज गेटेड चैनल बंद रहते हैं। नाम लिख लो इनके। दिस इज द वोल्टेज गेटेड चैनल। टॉपिक चल रहा है हमारा नर्व इम्पल्सिस। तो एक्सोन में अभी कोई भी हरकत नहीं हुई है। कहने का मतलब यहाँ कोई स्टिमुलस अभी नहीं आया है, तो अभी रेस्टिंग स्टेट में है। तो जब ये रेस्टिंग स्टेट में होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन इसको हम बोलेंगे, मेम्ब्रेन। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? पोलराइज्ड। जब इस पे कोई भी स्टिमुलस नहीं आया, उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड। अब पोलराइज में क्या हो रहा है? लीकी चैनल्स हर वक्त खुले हुए हैं और वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद है। और यहाँ एक पंप लगा हुआ है, उस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप से क्या होता है? एनर्जी, ये पंप एनर्जी लेता है। तो यहाँ इस पंप में एनर्जी का यूज होता है। और बेटा जी तीन सोडियम आयंस को ये बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को ये अंदर भेजता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मौजूद है। अगर हमारी बॉडी के अंदर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन ना होगी तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं, हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। बिल्कुल, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तो इसलिए हमारी बॉडी की स्टेट कैसी है? नॉन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ 24 घंटे सोडियम आयंस आते रहेंगे तो क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जो इक्विलिब्रियम बन जाएगी। क्यों बनेगी ऐसा? क्योंकि सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और सेल के बाहर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब जब नेगेटिव, ये जो सोडियम है, ये सोडियम लगातार अंदर आता रहेगा तो इसको पॉजिटिव कर सकता है, और पॉजिटिव कर दिए तो भाई बाहर भी पॉजिटिव अंदर भी पॉजिटिव। कैसी कंडीशन बनेगी? इक्विलिब्रियम बन जाएगी। अगर इस सोडियम ने इस अंदर की स्टेट को भी इक्विलिब्रियम कर दिया तो कहानी खत्म। इसलिए इस सोडियम को इक्विलिब्रियम कंडीशन करने से रोकने के लिए यहाँ पर ये पंप लगाया हुआ है। सोडियम पोटेशियम पंप का इस्तेमाल किया गया है इस सोडियम को यहाँ से बाहर भगाने के लिए। तब जाके ये पोलराइज स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में। यहाँ पर कंडीशन कैसी होनी चाहिए? अंदर नेगेटिविटी होनी चाहिए और बाहर ये पॉजिटिव। देखो ये 3 हिस्से कर रखे हैं, बीच में इतने हिस्से की भी बात हो रही है। तो अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। इसको हम बोल देंगे अनइक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ इक्वल नहीं करना है, यहाँ पे अनइक्वल ही रहना है। ठीक है, तो अनइक्वल करने के लिए इस सोडियम पोटेशियम पंप का इस्तेमाल होता है। और ये क्या करता है? इस सोडियम को तीन सोडियम आयन को बाहर भेजता है और 2 सोडियम आयन को अंदर भेजता है। ये हो गई आपकी रेस्टिंग कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लो, ये स्ट्रक्चर कैसी है? पोलराइज। और इसी पे ही आपके सोडियम पोटेशियम पंप बना हुआ है।